नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज से हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। तो पहला टॉपिक हमारा हिस्ट्री में रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। बात की जाए हिस्ट्री की तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का पार्ट रहता है और लगभग सभी प्रकार के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम्स हो गए या यूपीएससी का एग्जाम हो गया, हर जगह पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे कम 4 से 5 नंबर का जरूर आता है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। इसको हम लोग डीप से कवर करेंगे और कई पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। इसके हम लोग बाद में एमसीक्यूज भी देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो किन किन प्रकार से आते हैं और हर एक चीज़ को हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो सबसे पहली साइट मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो 1921 में मिली थी। लेकिन तो तभी जब हमारी 1921 में साइट मिली तो उससे पहले में 3 और सभ्यताओं का ज्ञात था। जो 3 सभ्यताएं थी वो थी हमारी मेसोपोटामिया, दूसरी थी आपकी मिस्र की सभ्यता और तीसरी थी आपकी चीन की सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं में और सिंधु घाटी सभ्यता में एक कॉमन चीज थी कि ये सारी की सारी सभ्यताएं आपकी जो थी वो नदियों के किनारे पाई गई। जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी दजला और फरात, 2 नदियां हैं जिनके बीच में पाई गई हैं। मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी के किनारे पाई गई है और जो चीन की सभ्यता है वो वांगो नदी के किनारे पाई गई है। ठीक है, इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सिंधु नदी के किनारे पाई गई है। अगर सिंधु घाटी सभ्यताओं की जो सबसे मेन हाईलाइट है उसकी बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 मेन हाईलाइट्स हैं। एक तो ये इसका जो नगर नियोजन है या नगरीय व्यवस्था है वो बहुत टॉप क्लास की थी और दूसरी आपकी क्या है जल निकासी की व्यवस्था। ठीक है, बिल्कुल हाईटेक जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे थी। बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से जल निकासी की व्यवस्था थी और जो नगर का नियोजन किया गया था, जो घर मकान थे, चीजों को अरेंज किया गया था, वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि यहाँ के जो मेन हाईलाइट्स है वो क्या है। तो मेन हाईलाइट्स की बात करें तो इसकी नगर नियोजन की व्यवस्था और जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो सन 1826 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे चार्ल्स मेसन। कौन थे? 1826 में चार्ल्स मेसन ने क्या किया था, ये पाकिस्तान के दौरे पे गए थे और पाकिस्तान में किस एरिया का दौरा कर रहे थे? हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। तब इनकी नजर पड़ी कि हड़प्पा के आसपास में कई सारे ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए और गांव के लोग क्या कर रहे हैं कि घर मकान बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, तो खरीदने की बजाय वहीं से ईंटें लेकर के अपना घर बना रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया और आगे पैरवी की, लेकिन इनकी बात पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया और बात आई गई हो गई। फिर आपका 1853 में एक कनिंघम, जिनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ने फिर से इसी जगह का सर्वे किया क्योंकि वहां पे रेलवे ट्रैक का काम होना था। तो इन्होंने सर्वे किया और इन्होंने 1853 से 1856 के बीच में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम ब्रंटन ब्रदर्स के बीच में कराया। जो आपके इंपॉर्टेंट है ये कि ब्रंटन ब्रदर्स, ये 2 भाई थे, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन। जॉन और विलियम ब्रंटन वहां पे काम करवा रहे थे और जो किसका गाइडेंस था, किसके अंडर में? अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम के अंडर में ब्रंटन ब्रदर्स क्या कर रहे थे? रेलवे ट्रैक बनाने का काम कर रहे थे। ठीक है, और 1853 अगर आपको ध्यान होगा तो इसी समय भारत में रेलवे लाइन बिछने का काम शुरू हुआ था और 1853 में ही पहली बार मुंबई से ठाणे जो लगभग 34 किलोमीटर दूर है उसके बीच में पहली रेलवे लाइन डाली गई थी जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। तो
तो ये आपका स्टेट जीके का क्वेश्चन है कि मुंबई से खाड़ी के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में। तो भाई आपके ब्रिटिश बजट थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछवाने का काम कर रहे थे। तो क्या हुआ, पटरी जब बिछाई जा रही थी तो ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने भी क्या किया, उन्हीं टीलों से ईंटें लेकर के रेलवे पटरी में यूज कर लिए। ठीक है, फिर 1856 में क्या, जब फिर से अपना वहां सर्वे करने गए, देख दाख के चले आए, और 1861 सन 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का ये कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको टिक करना है 1861 में। और किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और उस समय के भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनी। लॉर्ड कैनी में इस समय के क्या थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, और इन्हें क्या बना दिया गया 1861 में, ए कनिंघम को वहां का निदेशक बना दिया गया, यानी कि डायरेक्टर बना दिया गया। तो पहले डायरेक्टर कौन थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, ए कनिंघम थे, इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्थापना किसने की, ए कनिंघम ने, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनी थे, कब की, 1861 में की, और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सन अब बात करेंगे इसके आगे, जब तक अब 1853 में जब दूसरा सर्वे हो गया तो क्या हुआ, तब तक अभी तक कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई, इसमें काम शुरू हो गया, लेकिन जो एक्चुअल काम हुआ तो 1902 में सर जॉन मार्शल को यहाँ का निदेशक बनाया गया, और इन्होंने 1928 तक काम किया। यानी इनका कार्यकाल क्या था, 1902 से लेकर के 1928 तक इन्होंने काम किया। तो 1921 में इन्होंने दयाराम राय बहादुर साहनी, यानी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं राय बहादुर साहनी, राय बहादुर साहनी को इन्होंने क्या किया, हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई करने के लिए नियुक्त किया। यानी कि कहाँ नियुक्त किया, हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई के लिए इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया। आप जाइए वहां पर उत्खनन का काम करिए और देखिए कि वो टीले क्या हैं, कैसे हैं। तो जब ये गए वहां पे थोड़ी सी खुदाई की तो उसके नीचे इनको एक पूरा विशाल शहर मिला, जो कि क्या था, बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ। ठीक जब ये आप इनको शहर मिल गया तो 1 साल के बाद उन्होंने क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ, राखलदास बनर्जी को क्या किया गया, मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया कि आप जाइए वहां पर खुदाई का काम करवाइए जाएगा। तो यहां से देखेंगे D.R. साहनी, और ये क्या है, R.D. बनर्जी। तो यहां से देखें तो ये R.D. में या D.R. यानी कि दोनों अपोजिट हैं। तो आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि हड़प्पा D.R. और मोहनजोदड़ो के R.D. तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इनके नाम से तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब सब ये खुदाई का काम हो गया, जो भी चीजें मिल रही थी उनका अध्ययन किया जा रहा था, और डेटा क्या था, जो आपके डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, उनको भेजा जा रहा था। तो ये दोनों जो चीजें थी, यानी कि दोनों साइड्स थी जो आपकी, ये सिंधु नदी के किनारे मिली। ठीक है, ये दोनों चीजें कहाँ मिली, सिंधु नदी के किनारे मिली, और सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण 1924 में पहली बार सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये सभ्यता आपकी सिंधु सभ्यता है। ठीक है, क्यों कहा सिंधु सभ्यता, क्योंकि ये आपकी सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। ठीक है, तो पहली बार किसने नाम दिया, सर जॉन मार्शल ने। कौन थे, उस समय के जो आपका ASI था, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग था, उसके निदेशक थे, और उन्होंने पहली बार क्या किया, इस सभ्यता का नाम दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है, एक हमारे जाने माने इतिहासकार है पिगट महोदय, जिनका नाम क्या है, पिगट।
तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही राज्य की या एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो आपको क्या टिक करना है? पिगट महोदय। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे कि इस जो इतिहासकार हैं कि यहाँ पे आपको सारे जब खुदाई हुई अलग अलग चीजें मिली, अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, तो उन साक्ष्यों को इतिहासकारों ने स्टडी किया और उसके बारे में अपने अपने मत को पेश किया। तो जो मत पेश किए गए उनमें सब में थोड़ा सा भेद मिलता है, मतभेद मिलता है, तो उसके हिसाब से सबने इसका अलग अलग नाम दिया। तो देखेंगे कि क्या जो यह सभ्यता थी उसका क्या क्या नाम दिया गया। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, अभी जस्ट अभी बताया कि सर जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता, इसका एक नाम क्या हो गया आपका? सिंधु सभ्यता। ठीक है, और दूसरा नाम क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। अब इसको हमने हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा? तो हड़प्पा सभ्यता कहने का जो मेन रीजन था वो रीजन इस प्रकार था कि सबसे पहले जो साइट हमारी खुदाई हुई वो हड़प्पा की मिली, और इतिहासकारों में एक रिवाज कह ले तो ये रिवाज है कि जो पहले मिलता है उसी का नाम रख देते हैं। यहाँ हड़प्पा मिला तो उसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा। तीसरा जो बहुत फेमस नहीं है तो क्या है? सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता ये ज्यादा कहीं भी प्रचलित नहीं है, बहुत कम जगहों पे इसका उल्लेख मिलता है। जब आपकी बनावली और कालीबंगा ये सब क्या सरस्वती नदी के किनारे मिलने लगे, सिंधु और सरस्वती, जैसे सिंधु नदी आपकी इस प्रकार है, गंगा नदी इस तरीके से निकलती, तो इनके बीच में हरियाणा के आसपास ये आपकी सरस्वती नदी पड़ती है। ठीक है, हरियाणा में पड़ती है और ये वर्तमान में क्या विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, ये विलुप्त हो चुकी है। तो ये जो बीच का रीजन है दो नदियों का, वहां पे कई सारे साइट्स मिले, तो कहा गया, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसका नाम हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा प्रचलन में नहीं माना गया। ठीक है, फिर इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो साक्ष्य मिले वहां पर कांसा, एक धातु होती है कांसा, जिसको हम लोग तांबा और टिन को मिला करके बनाते हैं। तांबा और टिन को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। तो कांसे से बनी चीज मिली, तो इसलिए हमने इसको कांस्य युग में रखा, तो हमने कहा कांस्य युगीन सभ्यता। और लास्ट नाम है तो उसको हमने आद्य ऐतिहासिक काल में रखा। ठीक है, इसका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का ये आद्य ऐतिहासिक काल में मिला। तो ये जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल था, तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया था। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। जो आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, यहाँ पे हमको सिर्फ पुरातत्व के जो साक्ष्य हैं, जो पुरातत्व के जो साक्ष्य हैं वही मिलते हैं, किसी भी प्रकार की कोई लिपि की जानकारी नहीं है। जो आपको पुरातत्व मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल होता है, यहाँ पे हमें अवशेष से जो जानकारी मिलती है वो तो मिलती है, साथ में यहाँ पे लोगों को भाषा का ज्ञान था, यानी कि लिपि का ज्ञान था, लेकिन वो जो लिपि थी वो अभी तक आपकी पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जानकारी है वो अवशेषों के आधार पर है, पुरातत्व के आधार पर है, लेकिन लिपि भी जानते थे ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे जो लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, जिसमें क्या चित्रों के माध्यम से बातों को कहा गया है, जिसको अभी तक हम लोग अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। और लगभग 400 अक्षर, छोटे बड़े
400 अक्षर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऐतिहासिक काल। यहाँ पे आपको भाषा यानी कि लिपि और पुरातत्व दोनों के साक्ष्य मिलते हैं और उनसे आपको जानकारियां प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिपि मिली, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सके। ठीक है, लेकिन जो जानकारी है पुरातत्व के आधार पर, इसलिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक था। विस्तार देखने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, उत्पत्ति कहां से हुई, उनके विषय में क्या मत है, और हम काल निर्धारण यानी कि किस समय की ये सभ्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उत्पत्ति क्या थी और किस समय की सभ्यता थी। तो उत्पत्ति के विषय में दो मत प्रचलित हैं, दो प्रकार के हमारे पास इतिहासकार हैं, एक तो विदेशी और एक देशी या भारतीय। तो विदेशी इतिहासकारों में बात करें तो गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल और एम व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, डॉक्टर एम व्हीलर। तो ये आपके क्या प्रमुख तीन विदेशी इतिहासकार हैं। तो इन तीनों का मानना था कि जो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता की एक उपनिवेश थी, यहाँ यानी कि वहां से लोग आए और यहाँ पर आकर के बस गए। क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता थी वो भी क्या थी, आपकी नगरीय सभ्यता थी। अगर सुमेरियन सभ्यता की बात की जाए तो क्या है, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा है जो सीरिया के आसपास के क्षेत्र में पाया गया। ठीक है, लेकिन समस्या क्या थी कि वहां भी नगरी थी यहाँ भी नगरी थी, लेकिन उसमें अंतर क्या था, वहां की जो सभ्यता थी वो बहुत अच्छी प्रकार से सुनियोजित नहीं थी और वहां पे जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि ये जो सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता से निकल करके आई है। अगर हम लोग भारतीय मत की बात करें, अगर हम लोग भारतीय मत की बात करें तो आर.डी. बनर्जी और सुनीत कुमार बनर्जी दो आपके इतिहासकार हैं, आर.डी. बनर्जी और सुनीत कुमार बनर्जी। तो उनका मानना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो द्रविड़ों से हुई, यानी कि उसके जनक कौन है, द्रविड़ हैं। और ये द्रविड़ इसलिए कहा उन्होंने कि हमें दक्षिण भारत से काफी ज्यादा व्यापार के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि द्रविड़ लोग हो सकते हैं यहाँ पे आकर के बस गए हों। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि द्रविड़ जो थे ये ग्रामीण परिवेश के थे। इनका परिवेश कैसा था, ये ग्रामीण परिवेश के थे, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो शहरी व्यवस्था थी, इसलिए ये कहना भी उचित नहीं हुआ। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो आर्य लोगों से, आर्य का संबंध आपका वैदिक काल से है। ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, जो आर्य लोग थे, पहली बात इसका काल समय, तो जो काल समय वैदिक काल का है ये उससे पहले का सभ्यता है, तो वहां से पहली बात तो काल समय नहीं मिलता है। दूसरा, वो लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि लोहे, वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वो कांसे से परिचित थे। तीसरा, जो वैदिक सभ्यता थी आपकी वो ग्रामीण सभ्यता थी और कृषि प्रधान थी, ग्रामीण थी और कृषि प्रधान थी। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो क्या थी, वो आपकी नगरीय व्यवस्था थी और व्यवसाय प्रधान थी। जैसे आजकल शहरों में खेती कहाँ होती है, जो भी होता है बिजनेसेस होते हैं, लोग काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि नगरीय व्यवस्था थी और वहाँ का जो मेन था वो क्या था, व्यवसाय था। ठीक है, तो अब ये आपके अंतर यहाँ पे है। और एक अंतर और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा थी वो मौखिक थी, यहाँ पे शिक्षा मौखिक थी। इसका मतलब क्या, अनुमान लगाया जाता है कि भाषा का ज्ञान नहीं था, भाषा पहले तो भाषा का ज्ञान आपका नहीं था। तो भाषा का ज्ञान नहीं था तो इसका यहाँ पे क्या था, लोगों लिपि का ज्ञान था, यानी भाषा हमें मिलियन पढ़ नहीं पाए वो तो एक दूसरी चीज है, लेकिन हमें क्या लिपि का ज्ञान था। ठीक है, तो ये मौखिक थी और ये लिपि का ज्ञान था। इसका मतलब क्या, लोग लिख पढ़ सकते थे।
ठीक है। तो ये अंतर है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये आपका आर्यों से उत्पत्ति हुई, ठीक है। आपके रोमिला थापर, ठीक, और फेयर सर्विस, इन लोगों का मानना है कि जो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये ईरानी बलूची सभ्यता से निकल के आई। कहां से निकल गई? ईरानी बलूची सभ्यता से निकल के। फिर भी एक समस्या हो जाती है कि वो कैसी थी, ये भी आपकी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये आपकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी? आपकी नगरीय सभ्यता थी। तो ये ग्रामीण और नगरीय थे, तो यहाँ पे अंतर मिल रहा है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि उत्पत्ति जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो किन लोगों से हुई, ठीक है। अब इससे हम लोग काल निर्धारण की बात करेंगे। तो काल निर्धारण की बात की जाए तो काल निर्धारण में भी इतिहास का क्या है कि लोगों का, इतिहासकार जो हैं इनके बीच में मतभेद मिलता है। कोई कुछ टाइम बता रहा है, कोई कुछ टाइम बता रहा है। तो जो इम्पॉर्टेंट चार्ट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला है सर जॉन मार्शल ने। तो इन्होंने 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक क्या किया हुआ है? इस सभ्यता का काल समय माना हुआ है। उसी प्रकार से डॉक्टर एम व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का समय मान रखा है। माधव से वत्स इन्होंने 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बात की है। और C14 डेटिंग कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका जो समय निकाला गया है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो अगर पेपर में आपको पूछता है तो आपको कार्बन डेटिंग वाला समय ही टिक करके आना है। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला आपको ध्यान रखना है। कार्बन डेटिंग कहाँ पे लागू होती है? जो ऐसे अवशेष जिनमें आपको कार्बन कंटेंट मिलता है, ठीक है, जैसे लकड़ी का कोयला हो गया या कोई भी लकड़ी की चीज है, या जहाँ पर भी आपका कार्बन का एलिमेंट मौजूद है वहीं हम लोग कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं कि वो कितना पुराना है। तो हमने अनुमान लगाया है कि ये जो सभ्यता थी हमारी वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में पनपी या फली हुई, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका क्या है? काल समय है कि किस समय पर आपका क्या हुआ, ये सभ्यता आपकी विकसित हुई, ठीक है। तो इसका काल समय देखेंगे। जॉन मार्शल ने कहा है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। डॉक्टर एम व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व। माधव वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व। और कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग आपका 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका क्या किया गया? काल समय माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे विस्तार की, कहां से कहां तक फैली हुई थी, कितनी साइट्स अब तक ज्ञात हो चुकी हैं, इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो विस्तार की बात करें तो वर्तमान में भारत जो पहले भारत था उससे अब बढ़ चुका है, पाकिस्तान अलग हो गया है। तो वर्तमान में देखी जाए तो 3 जगहों पे सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स मिलती हैं। एक तो है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो भारत में अब तक 925 साइट्स अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं, 925 साइट्स मिली हैं। पाकिस्तान में 425 साइट्स मिली हैं और अफगानिस्तान में आपको सिर्फ अभी तक 2 साइट्स मिली हैं, जिसमें 2 हैं कौन कौन सी? एक तो है सरतुगई, ठीक है, सरतुगई, और दूसरी है मुंडीघाट, ठीक है। 2 साइट्स मिली, उनका नाम क्या है? सरतुगई, दूसरा मुंडीघाट। सरतुगई इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ से नहर होने के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से आपके नहर होने के साक्ष्य मिले हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा माना जाता है जो कृषि कार्य होता था और वहाँ पे सिंचाई का काम होता था वो कुओं के माध्यम से होता था, लेकिन यहाँ पे नहर होने के साक्ष्य हमको मिलते हैं कि यहाँ पे सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती थी, ठीक है। पाकिस्तान में 425 साइट्स मिली है और भारत में 925 साइट मिली है। तो कुल मिलाकर के लगभग 1400 साइट्स अब तक मिल चुकी हैं, ठीक है। अनुमानित आंकड़ा है ये 1400, ठीक है। अगर विस्तार की बात करें कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इस तरीके से हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा,
ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है। दक्षिण की बात करें तो दायमाबाद, इसको कुछ लोग दैमाबाद भी कहते हैं, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। दायमाबाद या दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। और नदी की बात करें तो प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। फिर आपका है पूर्व में आलमगीर, ये कहां पड़ता है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नदी हिंडन, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन। और हिंडन नदी जो है आपकी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। और दक्षिण में बात करें तो क्या है आपका? सुतका गिंडोर। और वर्तमान में कहां पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आपको पता है कहां पे होगा? पाकिस्तान में है। और ये कहां किस नदी के है? तो नदी कौन सी है? दास नदी के तट पर ये बसी हुई है। ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है। उत्तर में आपका मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गिंडोर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर है। लंबाई कितनी आपकी है? 1400 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? दैमाबाद और सुतका गिंडोर के बीच में प्राय द्वीप की तटवर्ती रेखा है। तो तटवर्ती रेखा की लंबाई कितनी है आपकी? अप्रोक्सीमेट 1300 किलोमीटर। ठीक है। और क्षेत्रफल की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लिख सकते हैं कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। अगर भारत में बात की जाए कि भारत में किन किन जगहों पे साइट्स मिली हैं, तो इनमें आपका है राज्यों के नाम है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा आपकी साइट्स मिली हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जो अभी तक जितनी भी साइट्स मिली हैं वहां पे कहाँ मिली हैं? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात में सबसे अधिक आपकी यहाँ पे साइट्स मिली हैं, तो गुजरात में मिली है। ठीक है। तो ये जो वीडियो लेक्चर था यहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात में की कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमने यहाँ पे कुछ बेसिक्स देखा है। जो आपका सेकंड पार्ट है वहाँ पे हम देखेंगे कि उनका नगर नियोजन की व्यवस्था कैसे थी, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, परिवहन में वो क्या यूज करते थे। ठीक है। किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे, इन सब पहलुओं के बारे में हम लोग भाग 2 में बात करेंगे। और इसके बाद भाग 3 जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए हैं और किन किन स्थलों से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो हम लोग भाग 3 में देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट उसके अगले वीडियो में यानी कि भाग 4 में देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।